नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 56वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 55 भाग आ चुके हैं इसी सीरीज के। अगर आपने उन भागों को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको वो सारे भाग जो है सीक्वेंस वाइज देखने चाहिए। पूरी लिस्ट जो है बना दी गई है। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं आरआरबी के एग्जाम को लेकर, जिसका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, सीबीटी एग्जाम का ऑफिशियल एग्जाम डेट आपको जो है अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप अपना सीबीटी 1 क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। हमारी जो है 2 प्लेलिस्ट अभी वर्तमान में चली हुई हैं। एक तो हमारी जो है पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है, और दूसरी हमारी स्टैटिक जीके की चल रही है, ठीक है। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की जो है ये सीरीज चल रही है। पीवाईक्यू सीरीज हमारी रोज आती है, रात को 8 बजे आती है, और ये जो सीरीज है ये हमारी एवरी संडे को आती है सिर्फ, ठीक है। संडे को आती है, शाम को 4 बजे आती है, ठीक है। ये दोनों क्लास आपको देखना बेहद जरूरी है। इन सभी की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और वहां पर मैं डेली करंट अफेयर की भी जो पिक्स है वो शेयर करता रहता हूँ। सीबीटी 1 के अंदर जो है जीके जीएस का बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे जाएंगे। और ये पीवाईक्यू सीरीज जो है कंप्लीटली पीवाईक्यू, जब आपका 2019 का नोटिफिकेशन आया था आरआरबी एनटीपीसी का, उसी के 125 शिफ्ट के जो है 125 शिफ्टों में जो है ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था एनटीपीसी का। उन्हीं 125 शिफ्ट को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कोई मन में डाउट मत रखना कि ये क्वेश्चन जो मैं खुद से बना के लेके आया हूँ। पूरी जो ये सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है। इसके साथ साथ जो है आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की भी देखनी पड़ेगी। हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो वैकेंसी है वो बहुत कम है और जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। इसी वजह से जो है कट ऑफ भी आपकी हाई जा सकती है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, और सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने बेहद जरूरी है। इन सभी के अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस के बारे में हम जान लेते हैं। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस क्या है? ओजोन दिवस जो है हर साल जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, सितंबर, ठीक है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है 1994 में हुई थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, शुरुआत कब हुई थी? 1994 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1994। तो ये आप याद रखेंगे। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये किससे संबंधित है? प्रोटोकॉल। तो ये जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा ना, ये अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस से ही संबंधित है। तो ओजोन दोस्त आपसे पूछा जा सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो ये ओजोन दिवस से जो है संबंधित है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ से जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता हुआ था। यू नो वेरी वेल, जो पैराबैंगनी किरणें आती है वो हमारे जो है ओजोन परत का जो छेद है वो बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए जो है इस डे की घोषणा की गई थी। 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल में ये अपनाया गया था, ये आप याद रखेंगे। और 1989 में जो है लागू हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था, इसकी भी डेट मैं लिख देता हूँ। ये 16 सितंबर जो 1994 है ना,
ये क्या है, जो है 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है, लेकिन शुरुआत जो है ओजोन दिवस की कब से हुई थी, 1994 से हुई थी। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था, इसको जो है कब अपनाया गया था, तो इसको जो है 1987 में अपनाया गया था। ठीक है, 1987 में अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था, लागू 1989 में हुआ था। ठीक है, 1989 में। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे बात हो रही है ओजोन दिवस की। ओजोन दिवस किससे रिलेटेड है, ओजोन दिवस जो है हमारा, ये कहाँ पे गया, ओजोन दिवस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। ओजोन दिवस हम क्यों मनाती है, क्योंकि जो ऊपर से पैरामैंगनी किरण आती है वो हमारे लिए जो है खतरनाक होती हैं, जो है उसी ओजोन दिवस जो है उसी के लिए बनाया जाता है। वो जो छिद्र है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, उसी को जो है पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। हर साल जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत 1994 में हुई थी। किसकी हुई थी, ओजोन दिवस मनाने की। अब इसी के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था, 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया कब गया था, 1989 में जो है अपनाया गया था। ये सारी प्रोसेस जो है किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये सारी प्रोसेस जो है की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा। आई होप अब आप जो है लेमन भाषा में सारी ये जानकारी समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है भाई, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से, चिपको आंदोलन की यहाँ पे बात हुई है, किस राज्य में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले आप चिपको आंदोलन के बारे में याद रखेंगे। चिपको आंदोलन कब हुआ था, चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन जो है 1973 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के अंदर हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के अंदर जिला है चमोली। ठीक है, चमोली। और चमोली के अंदर गांव है, कौन सा है, रेनी गांव है। ठीक है, रेनी गांव। ठीक है, इस गांव के अंदर जो है ये 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और किसने किया था, और किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने, और किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने। ठीक है, ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। उत्तराखंड का चमोली जिले के अंदर रेनी गांव है, वहां पर हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। और जो है चंडी प्रसाद ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ये सारी जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी। तो किसके दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, या फिर स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था। सबसे पहले आप याद रखेंगे बंगाल विभाजन आंदोलन, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ना वो जुलाई 1905 में की गई थी। ठीक है, जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था भाई अक्टूबर जो है अक्टूबर 1905 में जो है इसको लागू किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अक्टूबर, दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये पूछा गया है, इसीलिए जो है दोनों डेट्स आपको बताई गई है। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, जो है जुलाई 1905 में घोषणा हुई थी। अक्टूबर 1905 में जो है इसको लागू कर दिया गया था। इसी के विरोध में जो है क्या किया गया था, इसी के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है इसी के विरोध में चलाया गया था। इसके बाद जो है कुछ चीजें और आप याद रखेंगे, जैसे कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, आराम से बोल रहा हूं, आराम से सुनिएगा। ठीक है, 1905 का सबसे पहले आप याद रखना कि आपको पता ही होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में जो है बंबई के संस्कृत पाल कॉलेज के अंदर जो है हुई थी। और जो है इसका 1905 का अधिवेशन आपको याद रखना है, क्योंकि 1905 का अधिवेशन इसलिए याद रखना है क्योंकि इस साल के अंदर जो है बंगाल विभाजन
हुआ था। तो 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कहाँ पर हुआ था, बनारस के अंदर हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे किसके राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी ये होते थे। अब 1906 का भी साथ में याद ही रख लो भाई, 1905 का तो आपने देख ही लिया, 1905 का या देख लिया ना, 1905 के बाद 1906 वाला भी याद रख लो लगे हाथ, तो 1906 का जो है, और ये याद रखना भाई 1905 के समय जो है क्या नाम है 1906 वाला पहले मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 1906 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था, ठीक है, और ये हुआ था बनारस में, ठीक है, बनारस, ठीक है, ये कोलकाता के अंदर हुआ था। 1906 वाला कोलकाता में हुआ था भाई, 1906। 1905 वाला हुआ था ना बनारस में, हाँ 1905 वाला बनारस में हुआ था, और ये हुआ था कोलकाता में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, कोलकाता और बनारस में ये अधिवेशन हुआ था। 1906 की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इनकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1906 में आप एक और चीज़ याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, किसने की थी, सलीमुल्लाह और आगा खान ने की थी, ठीक है, आगा खान। कहाँ पे की थी, ढाका में की थी, ठीक है। ये चीज़ें भी जो है आप सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी होगी। बंगाल विभाजन से जो है हमने क्वेश्चन शुरू किया था, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो लॉर्ड कर्जन थे। कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे। तो इतनी सारी जानकारी जो है आपको एक ही क्वेश्चन से मैंने दे दी है, ये सारी जानकारी जो है आपको याद रखनी है। रोलेट एक्ट का विरोध, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ठीक है, 1919 में, ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। और रोलेट एक्ट क्या था, ना दलील ना वकील ना अपील, ये इस कानून को जो है रोलेट एक्ट कहा गया था। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसी भी बिना किसी कारण के जो है गिरफ्तार करने का जो है अधिकार रखती थी इस रोलेट एक्ट के जरिए, ठीक है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में, ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बंग विरोधी आंदोलन हमने देख ही लिया ये सारा क्वेश्चन। और 1919 से 22 के पहले असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, और 1922 में जो है इसको आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था, क्योंकि चोरा चोरी कांड की हत्या हो गई थी। दो और डेट्स जो है आपको बता देता हूँ, एक तो चोरा चोरी की घटना आपको याद रखनी है, एक रखनी है काकोरी कांड, ये दोनों जो है पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो चोरा चोरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। और काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को जो है ये काकोरी कांड हुआ। तो इतनी सारी जानकारी जो है आपको अच्छे से जो है याद रखनी है। आप भले ही जो है धीरे धीरे वीडियोस को देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगा के देखिएगा, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना जो मैंने इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक दी है ना, वनडे एग्जाम्स में हर ये क्वेश्चन पूछा गया, जितनी मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई है, हर लाइन से जो है ये क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम लगा के ये सारी वीडियोज देख लेंगे तो डेफिनेटली जीके जीएस में आपको कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसएससी और रेलवे के अंदर, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है किससे बना होता है, तो ये जिप्सम से बना होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है किससे बना होता है, तो जिप्सम से बना होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज़ है हम कहाँ पर करते हैं, तो इसका जो है सांचे बनाने में यूज़ करते हैं। सांचे होते हैं ना जो सांचे बनाने में यूज़ करते हैं, और मूर्तियाँ बनाने में यूज़ करते हैं,
ठीक है, मूर्तियां बनाने में यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं? कृत्रिम आभूषण बनाने में यूज करते हैं, कृत्रिम आभूषण। ठीक है, कृत्रिम आभूषण बनाने में यूज करते हैं। और कहाँ पर यूज करते हैं? और हड्डी टूटने में यूज करते हैं। हड्डी टूटने में, जैसे पैरों में आपने देखा होगा कई बार, नहीं होता कि भाई प्लास्टर बंधा हुआ तो वो हड्डी टूट जाती है ना, वहां पर जो है इसी प्लास्टर का जो है यूज किया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से बना होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है तो मैंने ये बता दिया, सांचे में यूज होता है, मूर्तियों में यूज होता है, कृत्रिम आभूषण बनाने में यूज होता है, और हड्डी टूटने में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल देके पूछ सकता है भाई कृत्रिम आभूषण बनाने में जो है किसका यूज किया जाता है, हड्डी टूटने में किसका यूज किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम था प्रतिज्ञा आंदोलन। तो इसका जो मेन मोटिव क्या था? तो मेन मोटिव इसका था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं होएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बाल निषेध से संबंधित था, बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है, बाल विवाह को निषेधित करता था ये प्रतिज्ञा आंदोलन। चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था, जिसकी स्थापना किसने की थी? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने। लिख देता हूं, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, इन दोनों के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को जो है हिंदी में बोलेंगे कि भाई क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो है इसको बोलेंगे, जिसकी स्थापना एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने जो है की थी। और इसका मोटिव क्या था? बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए जो है इन्होंने प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन जो है चलाया था। ठीक है, प्रतिज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आप याद रखना, प्रतिज्ञा आंदोलन। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अगली बार जो है ये पूछा जा सकता है भाई जो है प्रतिज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये एमजी रानाडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, प्रकाश आंख में कहां से प्रवेश करता है? जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश जो सूर्य की किरणें होते हैं, वो हमारी आंखों में कहां से प्रवेश करता है? तो ये करता है भाई कॉर्निया के जरिए हमारी आंखों में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी ऑप्शन जो है आंखों से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये प्रकाश आंख में हमारे कहां से प्रवेश करता है? कॉर्निया के जरिए जो है प्रवेश करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये 2 बार अध्यक्ष बने थे। कौन कौन बने थे? मतलब सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। एक तो 1938 में बने थे और एक बार 1939 में बने थे। दुर्भाग्यवश 1939 में जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि जो है इनका मुकाबला महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, उनके साथ हुआ था, जिनको जो है इन्होंने हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन इस बात से जो है महात्मा गांधी जी रुष्ट हो गए थे, नाराज हो गए थे, जिस वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षता को जो है त्याग दिया था। ठीक है, 1938 का अधिवेशन आपको याद रखना है, कहां पर हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा में। और 1939 वाला कहां पर हुआ था? त्रिपुरी में। ठीक है, त्रिपुरी में। ये चीज आप याद रखेंगे। 1938 में जो है इनको अध्यक्ष चुना गया था, और जो है 1939 में जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कुछ और चीजें मैं बता देता हूं, जैसे 1939 में जो है इन्होंने इस्तीफा देने के बाद जो है क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी। इसके साथ साथ जो है इन्होंने सिंगापुर में भारतीय सेवा यानी कि आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। ठीक है, भारतीय सेना आजाद हिंद फौज, कमान संभाली। कब संभाली थी? 1943 में संभाली थी। ठीक है, यानी 1943 में संभाली थी। उसके बाद जो है इन्होंने महात्मा गांधी को जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया।
ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जो है संबोधित किया गया था। उसके बाद जो है इन्होंने प्रसिद्ध नारे भी दिए थे। कौन कौन से नारे दिए थे, एक तो दिया था दिल्ली चलोगा, दिल्ली चलो का नारा दिया था, और इसके साथ कौन सा नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिया था, जय हिंद का नारा। ठीक है, हाथ जोड़कर उस समय जो है जय हिंद बोला जाता था। आज भी कई बार कई जगह जो है ये चीज़ें प्रथा स्टार्टिंग है, और ये पहली वाली प्रथा काफ़ी अच्छी होती थी। आप भी जो है हाथ जोड़कर जय हिंद बोलिए, काफ़ी अच्छा जो है फील होगा आपको। ठीक है, ये 2 नारे इनके द्वारा दिए गए थे, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा जो है इनके द्वारा दी गई थी। और इनकी आत्मकथा भी है, सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मकथा है उसका नाम आप याद रखेंगे, आत्मकथा। ठीक है, पूछा जा सकता है आत्मकथा कौन सी थी इनकी, तो आत्मकथा थी इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा थी। ये सारी जानकारी जो है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, यूपी में हुई है, जिसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ है। जो कथक जो है प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, ये हुई है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। ठीक है, कुछ और राज्य और जो है जिनके शास्त्रीय नृत्य मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये याद रखना है, एसएससी के अंदर तो भर भर के पूछे जाते हैं भाई ये शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड। ठीक है, और इस पीवाईक्यू सीरीज के एंड होने के बाद हम जो है एसएससी के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। एसएससी के जो भी CBT 1 जो है होने वाले हैं, आप सभी जानते हैं एसएससी का जो है 2025-26 का कैलेंडर आ चुका है। जितने भी एग्जाम है एसएससी, CPO, CGL, CHSL, सिलेक्शन पोस्ट, जितने के भी एग्जाम है CPO SSC के अंदर, इन सभी के CBT 1 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज होगी वो हम इसके बाद जो है शुरुआत करने वाले हैं। सेम ऐसे ही जो है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। एसएससी में कहीं कोई दिक्कत ना आएगी जीके GS के लिए आपको। ठीक है, तो लगे रहिएगा, अच्छे से दिल से तैयारी करते रहिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ और जो है अब शास्त्रीय नृत्य मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का हो जाएगा। और क्या है आप याद रखेंगे, कथक हो ही गया उत्तर प्रदेश का, उसके बाद रखेंगे आप ओडिसी। ओडिसी, ओडिसी कहाँ का हो जाएगा, ओडिशा का हो जाएगा। ये तो काफ़ी इजी है, याद रह जाएगा, ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपको याद रखना है, मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुर का, ये भी याद रह जाएगा आपको, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। और आप क्या याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरल का हो जाएगा ये मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। और सत्रिया आप याद रखेंगे, असम का हो जाएगा। ठीक है, सत्रिया हो जाएगा असम का, सत्रिया हो जाएगा असम का। ठीक है, ये कुछ मैंने बताए हैं आपको शास्त्रीय नृत्य जो आपको याद रखने हैं कि भाई पूछा जा सकता है आपसे कौन सा नृत्य जो है किस राज्य से संबंध रखता है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है भाई दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो 2020 में जो मुख्यमंत्री थे वो 2025 में भी मुख्यमंत्री हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेमा खांडू जो है ये इनका तीसरा टर्म है। ठीक है, तीसरा टर्म यानी कि तीसरा कार्यकाल है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेमा खांडू। इसकी राजधानी भी आप याद रखना ईटानगर हो जाएगी। ठीक है, ईटानगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो परमाणु आयोग का मुख्यालय है, सबसे पहले आप याद रखेंगे ये मुंबई के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग। तो आपने देख लिया कि भाई इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है। अब आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है,
तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे हमारे पंडित नेहरू जी थे, उन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में इसी परमाणु ऊर्जा आयोग को जो है परमाणु ऊर्जा मतलब जब इसको जो है आयोग का एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से जो है 1958 में परमाणु ऊर्जा विभाग में विलीन कर दिया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग में, परमाणु ऊर्जा विभाग में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1958 में कर दिया गया था। दोनों डेट जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। और भारत का परमाणु जनक कौन है? तो भारत का परमाणु जनक हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। इनका जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था, ठीक है। 1909 में जो है होमी जहांगीर का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। और आपको ये याद रखना है ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ये, ठीक है। ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इनके द्वारा जो है बार्क की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी, ठीक है। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था कौन सा था? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था, ठीक है, अप्सरा। अप्सरा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है एक और की स्थापना की थी, TIFR। TIFR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टाटा इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल रिसर्च जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसकी स्थापना फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना भी 1945 में किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है। तो कहां पर किया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा? ऑब्वियसली लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। और लोकसभा का जो जिक्र है हमें किस अनुच्छेद के अंदर मिलता है? तो ये अनुच्छेद मिलता है ये 81 के अंदर मिलता है। राज्यसभा का हमें अनुच्छेद किसके अंतर्गत मिलता है? तो ये अनुच्छेद 80 के अंदर मिलता है। संसद का जो जिक्र है हमें कहाँ पर मिलता है? ये हमें मिलता है अनुच्छेद 79 के अंदर। सारी चीज़ें जो है आपको ऐसे ही याद रखनी है, कहीं से भी जो है कुछ पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति हमें जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलते हैं? तो ये अनुच्छेद हमें अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में जो है हमें भारत के राष्ट्रपति मिलेंगे। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत का जो केंद्रीय बजट है ना, वित्त मंत्रालय विभाग का आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। तो कौन इसको तैयार करता है? तो भाई आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग किसको तैयार करता है? तो ये केंद्रीय बजट को जो है तैयार करता है। और अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत जो है केंद्रीय बजट आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे संविधान के अंदर। आपको क्या मिलेगा? वार्षिक वितरण मिलेगा, वार्षिक वित्तीय वितरण, वार्षिक वित्तीय वितरण, ये शब्द आपको मिलेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 112 के अंदर जो है आपको मिलेगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था उसके जो है किसके द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया था? षणमुख चेट्टी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। षणमुख चेट्टी, ठीक है, चेट्टी के द्वारा जो है ये किया गया था। पहला जो है हमारा स्वतंत्र भारत का बजट जो है पेश किया गया था। और जो है हमारे जॉन मथाई जो थे वो हमारे जो है ये क्या बोलते हैं, जो हमारे ये हुआ था ना बजट सेशन हुआ था केंद्रीय बजट, तो ये हमारे मंत्री थे, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद षणमुख जो चेट्टी थे ये हमारे पहला बजट जो है इन्हीं के द्वारा जो है पेश किया गया था, ठीक है। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया डैश व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार एकीकरण। जो होता है ना व्यापार एकीकरण, व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की जो है प्रक्रिया है व्यापार एकीकरण, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सबसे पहले आप याद रखेंगे जो उपराष्ट्रपति है हमारे, ये हमारे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। आपको मैंने ऊपर बता दिया जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में आते हैं। तो उपराष्ट्रपति कहाँ से किस किस के बीच में आएंगे, तो ये आएंगे अनुच्छेद 63 से 73 के बीच में, ठीक है, 73 के बीच में। उसके बाद अनुच्छेद 74 और 75 में आपको कौन देखने को मिलेगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जो है 74 और 75 में देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री आपको अनुच्छेद 74 और 75 में देखने को मिलेंगे। भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है संसद के जो दोनों सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित और मनोनीत द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। निर्वाचित और मनोनीत कहाँ पर लिखा गया है, दो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के जो दोनों सदन है और उनके सदस्यों के द्वारा, यानी कि मनोनीत और जो है जो कौन कौन से हो गए, निर्वाचित और मनोनीत द्वारा जो है इनका किया जाता है। और संविधान के कौन से भाग के अंदर आते हैं, भाग 5 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं, ये भी जो है चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और वर्तमान में जो है हमारे कौन उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखना, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ ही नाम है ना उनका, क्या नाम है, तो जो है जगदीप धनखड़ हो जाएगा, ठीक है, जगदीप धनखड़। और ये कौन से हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी जो है आप याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से, प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो सिक्किम को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य को जो है चीन से जोड़ता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं देवसा दर्रा के ऊपर, ठीक है। जो देवसा दर्रा है ये किसको जोड़ता है, देवसा दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है और ये तिब्बत को भारत से जोड़ता है, ये भी आप याद रखना, तिब्बत को भारत से जोड़ता है, तिब्बत को भारत से जोड़ता है। कहां पर अवस्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ये भी आप याद रखना। ये हिमाचल के अंदर अवस्थित है। कौन सा दर्रा है, तो ये देवसा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद हम चलते हैं माना दर्रा के ऊपर। तो माना दर्रा जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, जिसकी राजधानी देहरादून हो जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड के अवस्थित है और किस किस को जोड़ती है ये, तो ये जोड़ता है भाई उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड राज्य को जो है तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ उत्तराखंड, यूके को उत्तराखंड है भाई, उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत से, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये माना दर्रा जो है ना, माना दर्रा ये उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद चलते हैं हम बारालाचा दर्रा। तो ये बारालाचा दर्रा कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया रोडरा का सही पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। RODRA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी भाई रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रोडरा की, RODRA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम हो जाएगा, अरिघाट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अरिघाट को कब लॉन्च किया गया था, 2017 में लॉन्च किया गया था। ईयर भी याद रखना क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है, स्वदेशी भारत की नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम INS अरिघाट था, इसको कब जो है लॉन्च किया गया था, तो 2017 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपाय से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किया। तो किस समिति ने जो है डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, डिजिटल भुगतान आप देख रहे हैं ना वर्तमान में सभी डिजिटल हो रहे हैं भाई, कोई छोटी से छोटी पेमेंट भी करनी हो आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जो है पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारी जो एप्लीकेशन है यू नो वेरी वेल, जब आप ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हो ना तो उसको डिजिटल बोला जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए ना डिजिटल भुगतान। तो डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपाय से जो है आरबीआई के समक्ष किस समिति ने जो है समक्ष प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नंदन नीलकणी समिति थी, ठीक है। तो ये नंदन नीलकणी समिति थी ना, इसने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जो है इस समिति ने गठित किया गया था और जनवरी 2019 में जो है इसको गठित किया गया था, ठीक है। ये भी आप याद रखना, जनवरी 2019 में किसने गठित किया था? आरबीआई ने गठित किया था, ठीक है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जनवरी 2019 में जो है इसको गठित किया गया था। उसके बाद हम बात करें एच आर खान समिति, ठीक है। तो इसका गठन किसने किया था? इसका गठन भी आरबीआई ने किया था, ठीक है। आरबीआई ने जो है एच आर खान समिति का भी गठन किया था और जो है एच आर खान की अध्यक्षता में इसका गठन भी जो है 2019 में किया गया था, ठीक है। ये भी आप याद रखना, 2019 में जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। और ये किसने, नहीं ये नहीं है एच आर खान रिजर्व बैंक, ये आरबीआई ने नहीं किया था भाई, ये सेबी ने किया था, ठीक है। सेबी के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? एच आर खान समिति का जो गठन है सेबी ने किया था 2019 में, ठीक है। अब सेबी की बात हुई है तो सेबी की स्थापना भी आप याद रखना, सेबी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी, ठीक है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो है इसको 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। 1992 में, ठीक है, वैधानिक दर्जा। वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1992 में जो है वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये सारी जानकारी जो है आप ऐसे ही याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे और हर्षवर्धन समिति की बात करें तो हर्षवर्धन समिति का जो गठन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था 2019 में, आरबीआई ने किया था 2019 में, ठीक है। उसके बाद बात करें सुरेश माथुर समिति की, तो सुरेश माथुर समिति के बारे में मुझे कोई इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना सुरेश माथुर समिति को जो है कब और किसने जो है गठित किया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो कहाँ का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जिसकी राजधानी रायपुर हो जाएगी, ठीक है, रायपुर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी नृत्य है ये कौन सा हो जाएगा? राउत नाचा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? भूमध्य रेखा हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। चलिए कोई बात नहीं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। आपको पहले कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इन तीनों में से क्या ये तीनों लाइन भारत के अंदर से गुजरती हैं? पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि भाई जो हमारी कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा ये हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो ठीक इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है इन तीनों रेखाओं के बारे में डिटेल से मैंने बता दिया है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या फिर आप जो है खुद से भी सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर जाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा जो कौन सी है वो हो जाएगी भूमध्य रेखा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो दल बदल विरोधी कानून था ये 1985 में पारित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा जो है दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। और जो है संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, 52वां संशोधन, ठीक है ना। 52वां संशोधन के माध्यम से जो है 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची में आपको मिलेंगे ये दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, 10वीं अनुसूची, ठीक है, ये आप याद रखेंगे 10वीं अनुसूची,
10वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है भाई, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसको किस रूप में जाना जाता है? रिस्की ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर वायरस है ट्रोजन हॉर्स। ये कंप्यूटर के अंदर जो है दूसरे कंप्यूटर के अंदर अपने आप को सॉफ्टवेयर की तरह जो है संलग्न कर लेता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो वायरस, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है? वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को जो है राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो 11 दिसंबर 2014 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। कब घोषित किया था? 11 दिसंबर 2014। 11 दिसंबर 2014 को घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि भाई 21 जून को हम क्या, कौन सा दिवस मनाएंगे? ये संयुक्त राष्ट्र ने किया था। 21 जून को हम योग दिवस मनाएंगे। ठीक है, योग दिवस मनाएंगे। ठीक है, योग दिवस बनाएंगे। तो आपको याद रखना है 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? मणि, दिलीप कुमार, दादा फाल्के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इनका एक्चुअल नाम याद रखना, जो इनका जो रियल नेम है, क्या नाम है इनका? धुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, ये इनका जो है एक्चुअल नाम था और इन्हीं को जो है भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। और जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नाइनटीन 69 में हुई। ठीक है, 1969 में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है कलिंगा। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो कलिंगा पुरस्कार है ये किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई यूनेस्को के द्वारा जो है इसको प्रदान किया जाता है। एक एक करके सभी इंस्टीट्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर। और यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो तो आप जानते होंगे ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है वो यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई? नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 में जो है यूनेस्को की स्थापना हुई। और जो इसका मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यूजीसी भारत की स्थापना कब हुई? 1953, दिसंबर 1953 में जो है यूजीसी समझते हैं ना, जो है ये ग्रांट यूजीसी की फुल फॉर्म बताओ भाई मेरे को। ग्रांट कमीशन हो जाएगा। वी का मतलब ये जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं यूजीसी से रिलेटेड होते हैं ना, तो यही होता है यूजीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है भाई किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? बेंगलोर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का जो बेंगलोर शहर है ना, इसको सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।
26 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो पाने वाली पहली सर्वप्रथम जो अभिनेत्री थी ये हो जाएगा सुचित्रा सेन। जो सर्वप्रथम होता है ना, इसको जो है आपको हमेशा याद रखना पड़ता है, क्योंकि सर्वप्रथम को जो है कभी भी पूछ लिया जाता है। तो ये सुचित्रा सेन थी। इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब मिला था, उनको जो है 1963 में मिला था। ठीक है, 1963 में जो है इनको ये पुरस्कार मिला था। कहाँ पर मिला था, मॉस्को में मिला था। मॉस्को किसकी राजधानी है, तो ये रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। ठीक है, मॉस्को में जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है ये पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था, सात पाके बांधा, सात पाके बांधा के लिए जो है इनको ये पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया भाई शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो शिक्षा को जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं ये जो हमारे तीन सूचियां हैं ना, तीन सूचियां हैं। कौन कौन सी तीन सूची हैं, संघ, राज्य, समवर्ती, ये तीन सूचियां हैं। और ये किस अनुसूची के अंदर है, तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 246। ठीक है, अनुच्छेद 246 के तहत तीन सूचियों को शामिल किया गया है। अब ये शिक्षा जो है, शिक्षा किससे संबंधित हो जाएगी, तो समवर्ती सूची के अंदर आती है, शिक्षा समवर्ती। राज्य सूची कौन सी होती है, तो राज्य संघ सूची कौन सी होती है, जिस पर कानून सिर्फ संघ बना सकता है, यानी कि केंद्र बना सकता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। राज्य सूची क्या होती है, तो राज्य सूची के जो विषय होंगे ना, उसके ऊपर जो कानून है सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची क्या होती है, जिसके ऊपर जो है राज्य सरकार और जो है केंद्र सरकार दोनों ही जो है कानून बना सकती है। यानी कि जो शिक्षा है ना, हमारा शिक्षा जो पढ़ाई हमारी, इसके ऊपर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार भी बना सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये चीन का था, होंगजाऊ, ये होंगजाऊ शहर था भाई चाइना का। इसने एशियाई खेलों की मेजबानी करी थी 2022 वाले की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, एशियाई खेलों की शुरुआत, एशियाई खेलों की जो शुरुआत है ना, एशियाई खेलों की शुरुआत ये कब हुई थी, 1951 में हुई थी एशियाई खेलों की शुरुआत। यानी कि 1951 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी, भारत के नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत नई दिल्ली, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चाइना के अंदर जो है कंडक्ट करवाए गए थे। हर 4 साल में जो है ये एशियाई खेल कंडक्ट करवाए जाते हैं। 2022 के बाद जो है 2026 के खेल आयोजित करवाए जाएंगे। कहाँ पर आयोजित करवाए जाएंगे, जापान में आयोजित करवाए जाएंगे। शहर याद रखना जापान, जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। और 29 में क्या कहा गया है, तो 29 में कहा गया सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक ये कौन था, हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1798 में ये नीति आई थी। सहायक प्रणाली कब आई थी, 1798 में आई थी। किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1798 सहायक संधि को। और 1798 में ही जो है हैदराबाद के निजाम ने जो है पहला बन गया था इस संधि को स्वीकार करने वाला। सहायक संधि क्या थी भाई, ये जो भारतीय राज्य थे ये अगर इस संधि को अपना लेते तो ब्रिटिश सरकार जो है अपनी सेना इनकी जो है रक्षा के लिए अपनी ब्रिटिश भारतीय सेना जो है इनके राज्य में जो है तैनात कर देती थी। बदले में जो है इनको क्या करना पड़ता था भारतीय राज्यों को, कि भाई उस सेना का खर्चा देना पड़ता था, उस सेना को जो है खाना पीना खिलाना पड़ता था, सारी देखरेख जो है राज्य करता था। बदले में जो है ये ब्रिटिश सेना जो होती थी भारतीय राज्य की रक्षा करने के लिए जो है ये संधि का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके जो है नियंत्रित किया जाता है, वायु प्रदूषण ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके जो है नियंत्रित
किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में कहा गया है न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। ये शाखा है ना, जैसे पेड़ की शाखा होती है भाई, पेड़ की शाखा होती है ना, ऐसी 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 पेड़ की शाखा हो जाती है, तो पेड़ की शाखाओं जैसी संरचना न्यूरॉन्स की, उसको क्या कहा जाता है, उसको शाखिका जो है उसको कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में क्या कहा गया है, मानव शरीर में कितनी मेर तंत्रिकाएं होती है। तो मेरु तंत्रिकाएं हैं ये, मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है। ठीक है, 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो 31 जो है जोड़ी होती है। 33 को देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया, मानव शरीर में वसा का पाचन कौन करता है, छोटी आंत करती है। ठीक है, छोटी आंत, तो फिर बड़ी आंत भी होगी भाई, बड़ी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत क्या करती है, ये पाचन का काम करती है। ठीक है, मुख्य काम जो होता है ना इसका, ये पाचन का करती है, पाचन का कार्य करती है। ठीक है, मुख्य काम इसका पाचन का कार्य है। और जो बड़ी आंत है ये इसको जो है, इसका काम क्या होता है, वेस्टेज को बाहर निकालता है। ठीक है, वेस्टेज को बाहर निकालना। मुख्य कार्य बताया मैंने, वेस्टेज को बाहर निकालना, ये मुख्य कार्य होता है बड़ी आंत का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या कहा गया है कि भाई सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को ऑप्शन नंबर बी यानी कि केशिका बोला जाता है। ठीक है, 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केशिका किसको कहा जाता है, सबसे छोटी जो रक्त वाहिका होती है उसको केशिका बोला जाता है। 35 की बात करें तो 35 में क्या कहा गया, मिशन शक्ति इनमें से किससे संबंधित है। तो मिशन शक्ति जो है किससे संबंधित हो जाएगा, भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण है ऑप्शन नंबर ए। तो मिशन शक्ति किससे संबंधित है, भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में क्या कहा गया है, 36 में कहा गया है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये आप मुझे जो है, चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ इसका भी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा जो है नीति आयोग है। नीति आयोग जो है थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक है नीति आयोग। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में की गई थी। ठीक है, और आप क्या याद रख सकते हैं, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। प्रथम जो उपाध्यक्ष था वो कौन था, ये था अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है प्रथम उपाध्यक्ष था, ये भी आप याद रखेंगे। और प्रथम जो सीईओ जो होता है ना, सीईओ, वो कौन था, सिंधु श्री खुल्लर जो है वर्तमान जो है उपाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीजें जो है आप याद रखेंगे। और वर्तमान जो सीईओ है वो कौन हो जाएगा, सुब्रमण्यम जो है, आर सुब्रमण्यम जो है सीईओ हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा, सुमन बेरी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर वर्ष 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। किसने की, बिल गेट्स ने की थी भाई, बिल गेट्स के द्वारा जो है पॉल एलन के साथ मिलकर। तो ठीक है, बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। चलते हैं 38 पर। और 38 में क्या कहा गया है, 38 में कहा गया भाई निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। तो कौन सा संगठन जो है धन की आपूर्ति की निगरानी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। आरबीआई के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना हो जाएगी, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1935 में। अधिनियम कौन सा था, 1934 था। अधिनियम 1934 था। और इसकी स्थापना कब की गई, कहाँ की गई थी, कोलकाता में की गई थी। ठीक है, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। मुंबई जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये सी.डी. देशमुख थे। ठीक है, देशमुख। अभी वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है आरबीआई के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर।
39 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की जो है स्थापना की थी। तो किसने की थी भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भगवान दास के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। और 40 में बोला गया ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी। मौद्रिक आएगा, ये IMF की बात कर रहा है यहाँ पे, आराम से बता देता हूँ आपको। ये दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो IMF, एक आपको रखना है प्लस वर्ल्ड बैंक। IMF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1944 में जो है इनकी स्थापना हुई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना है जुलाई 1945 में हुई थी। ठीक है, माफ कीजिएगा, जुलाई 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। कब हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ठीक है, सम्मेलन के दौरान हुई थी। हेडक्वार्टर इनका कहां पर हो जाएगा, हेडक्वार्टर जो है इनका वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन DC में जो है इनका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी जानकारी जो है आपको इस क्वेश्चन के बारे में मिलती है। आई होप आपको जो है ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत सारी मेहनत लगती है देखिए PDF बनाने में और वीडियो बनाने में। तो बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। बस आपको और कुछ नहीं करना, और अपनी पढ़ाई करते रहना है, डेली पढ़ाई करते रहना है। किसी दिन भी जो है आपको गैप नहीं रखना है, सारे दिन जो है डेली आपको थोड़ी बहुत ही सही लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा CBT 1 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम हमारा चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, सारी अपडेट्स, सारे PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।